अब एटीएस जानना चाहती थी कि उसने 4 मोबाइल फोन आखिर क्यों रखे थे और उसने पाकिस्तान से लाए मोबाइल फोन को आखिर क्यों तोड़ दिया। इसीलिए एटीएस अधिकारी ने सीमा से पूछा, तुमने बताया कि जब नेपाल से बस के जरिए सचिन के पास आई तो तुम्हारा मोबाइल काम नहीं कर रहा था, इसीलिए बस ड्राइवर के फोन से सचिन को कॉल किया, लेकिन नोएडा पुलिस ने तुम्हारे पास से 4 मोबाइल फोन और 4 सिम बरामद किए हैं। इतने मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहे थे और उन्हें क्यों तोड़ा? सीमा हैदर ने जवाब दिया, नेपाल से भारत आने पर मेरा पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था और जब मैं सचिन के पास आई तब उन्होंने मुझे नया सिम ला कर दिया। मोबाइल इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर सकें। सचिन ने एक सिम ला कर दी, बाकी सिम कैसे आए? सीमा हैदर ने कहा, मुझे याद नहीं है। यह जवाब बड़ा हैरान करने वाला था। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को पता ही ना हो कि उसके पास सिम कार्ड कहां से आए? और तो और सीमा उन 4 मोबाइल फोन में व्हाट्सएप चला रही थी। इसीलिए एटीएस अधिकारियों ने सीमा से पूछा, तुमने सभी सिम को अलग अलग मोबाइल फोन में लगाया है और सभी में व्हाट्सएप चला रही थी। तुमने व्हाट्सएप में जो प्रोफाइल फोटो लगाई वो किसी और लड़की की है। दूसरे व्हाट्सएप प्रोफाइल में कश्मीर के पहाड़ों की तस्वीर आखिर क्यों है? किसके कहने पर यह सब कर रही हो? सीमा हैदर ने इस सवाल का जवाब दिया, मैंने कोई व्हाट्सएप नहीं बनाया, न ही कोई फोटो लगाई है। एटीएस अधिकारी ने फिर पूछा कि 2 बार दुबई होते हुए नेपाल आने में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, इतना पैसा कहां से आया? तुम खुद किराए में रहती हो, तुम्हारे पिता की 2 साल पहले मौत हो चुकी है, पति से संबंध ठीक नहीं है, भाई से भी सालों से नहीं मिली हो। अगर किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की तो सच बता दो, हम लोग न ही तुम्हें पाकिस्तान भेजेंगे न ही जेल, कोशिश करेंगे कि भारत की नागरिकता दिलवा दें। सीमा ने तुरंत जवाब दिया कि 2 बार आने जाने में कुल 7 लाख रुपए खर्च हुए। मैंने एक घर बेचा था जो मेरे ही नाम पर था और उस घर में मैं रहती थी। मैंने अपने जेवर बेच दिए, पति गुलाम को दुबई भेजा था, तो खुद के लिए भी मैंने पैसे का जुगाड़ कर लिया और कई बार कह चुकी हूं कि भारत आने में किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। एटीएस अधिकारी ने पूछा कि क्या सचिन के अलावा भी भारत में किसी को जानती हो? सीमा हैदर ने जवाब दिया, हां, लेकिन ठीक से याद नहीं। जब पाकिस्तान में थी तब सचिन को जानने से पहले पबजी गेम और फेसबुक के जरिए कुछ लड़कों से चैट होती थी, लेकिन सिर्फ समय काटने के लिए बातचीत करती थी। न ही मैंने कुछ ज्यादा अपने बारे में बताया, न ही उन्होंने मुझसे कुछ अपने बारे में बताया। हां, सभी लड़के दिल्ली के रहने वाले थे। सीमा हैदर के पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ यानी उम्र की या जन्म की तिथि है वो साल 2002 की है। इस हिसाब से उसकी उम्र हुई 21 साल, लेकिन जब वो खुद की उम्र बताती है तो कहती है कि उसकी उम्र 27 साल है। यही नहीं, 2014 में जब उसकी गुलाम हैदर से शादी हुई थी तब उसकी उम्र 20 साल थी, यानी अब उसकी उम्र 29 साल होनी चाहिए। इसीलिए एटीएस ने जब सीमा से उसकी उम्र को लेकर सवाल किया, जिसका उसने जवाब देते हुए कहा, मैं 27 साल की हूँ, पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, पाकिस्तान में हर जगह पैसा चलता है, न दो तो कुछ न कुछ गलत कर ही देते हैं। गुलाम हैदर से शादी जल्दबाजी में हुई थी तो शायद लिखने में कुछ गलती हो गई होगी। और आखिरी में एटीएस अधिकारी ने सीमा हैदर से सवाल किया, आखिर भारत में आने का तुम्हारा असली मकसद क्या है? सीमा का वही रटा रटाया जवाब था, मैं पाकिस्तान से इल्लीगल तरीके से अपने 4 बच्चों को लेकर सिर्फ और सिर्फ सचिन के लिए आई हूँ। मुझे पहले से ही एहसास था कि अगर लोगों को पता चलेगा तो यही होगा जो आज हो रहा है, इसीलिए हम और सचिन किराए के मकान में रह रहे थे। मैं थक गई हूँ अब। सीमा हैदर से पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, जिसे एटीएस मुख्यालय और एनआईए भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस सीमा के किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं है। सीमा ने दोनों ही दिन एक ही जवाब दिए, उसमें एक भी लाइन इधर उधर नहीं है। इतना ही नहीं, वो बिल्कुल घबराई हुई भी नहीं है। सीमा हैदर से भारत में पूछताछ हो रही है तो वहीं पाकिस्तान में भी उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में सीमा और उसके परिवार की जांच की जा रही है। सीमा के परिवार वालों को मीडिया की पहुंच से दूर रहने के लिए भी कहा गया है। पाकिस्तान सरकार की शुरुआती जांच में पता चला है कि सीमा पाकिस्तान से 2 बार कराची से शारजाह पहुंची और नेपाल भी गई। पहली बार वो मार्च 2023 में दुबई गई, दूसरी बार वो 10 मई को अपने बच्चों के साथ गई। इससे पहले उसने कभी हवाई यात्रा नहीं की थी। इस बात की भी जांच की जा रही है कि सीमा के दोनों बच्चे सिंधी की बजाय हिंदी भाषा क्यों बोलते हैं। पाकिस्तान में सीमा के ससुर ने जैकबाबाद पुलिस स्टेशन में सीमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। इस बीच पता चला है कि सीमा नेपाल के रास्ते सीतामढ़ी से भारत में दाखिल हुई थी। इस दौरान उसकी वेशभूषा साड़ी पहनी भारतीय ग्रामीण महिला की थी ताकि वो पाकिस्तानी न लगे। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऐसा ही तरीका ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट में शामिल महिलाएं भारत नेपाल सीमा को पार करते समय इस्तेमाल करती हैं। इसीलिए आईबी की टीम ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या सीमा हैदर ने भारत में आने के लिए किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग की मदद ली थी। एक तरफ सीमा हैदर को लेकर जांच एजेंसियां तमाम पहलुओं की पड़ताल में लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में सीमा हैदर के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। और बुधवार को ग्रेटर नोएडा के रुबुपुरा गांव में हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया।
सीमा को वहाँ पाकिस्तान भेजा जाए, सीमा यहाँ न रहे। हालांकि रुबुपुरा गांव में लोग सीमा हैदर के समर्थन में आ गए। उनका कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, सीमा कहीं नहीं जाएगी। वो एक लड़की अपनी आस लगा के अगर हिंदुस्तान में आई है तो उसको रहने दो यार। अगर वो गलत है तो एटीएस की टीम उसकी जांच कर रही है। तो वहीं झारखंड के रामगढ़ में सीमा हैदर को लेकर महिलाओं का जनाक्रोश देखने को मिला। महिलाओं ने सीमा हैदर वापस जाओ के नारों के साथ प्रदर्शन किया। इस बीच उत्तर प्रदेश में डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का सीमा हैदर पर बयान आया। उन्होंने इशारा दिया कि सीमा को वापस भी भेजा जा सकता है। ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है। इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते, कुछ भी करना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही, क्या? नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है, उस हिसाब से कार्रवाई चल रही। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ती दोस्ती पर चीन की भी नजर है। पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के बाद चीन की निगाहें अब बांग्लादेश पर है। बांग्लादेश में भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए चीन बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बिहार में एनआईए और पटना में एटीएस ने आज मोतिहारी में बड़ी कार्रवाई की। एनआईए ने अपने मोस्ट वांटेड आतंकी याकूब को गिरफ्तार कर लिया। याकूब चकिया के गांधी मैदान में युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग देता था। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक प्रतिनिधि लिखी एक कार ने युवक को रौंद दिया। टक्कर मारने के बाद कार शख्स युवक को घसीटता ले गया, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। महंगे टमाटर पर बाराबंकी के बीजेपी विधायक का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। किसान विरोधी है वे लोग जो महंगाई का विरोध करने वालों को बीजेपी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा ने किसान विरोधी बताया।